हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन आंसर्स का, जो हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो लास्ट में क्वेश्चंस दिए होते हैं उन्हीं के आंसर सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं। ठीक है, 7th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो। 8th से हम स्टार्ट करते हैं। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? एसिड की जो एसिड होता है वो अपनी एसिडिटी को वाटर के बिना शो क्यों नहीं करता? ठीक है, देखिए जो वाटर होता है वो एसिड को डिसोशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, एसिड डिसोशिएट हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन देता है। ठीक है, H3O पॉजिटिव। अगर पानी ही नहीं होगा तो ये आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, और आयंस प्रोड्यूस नहीं होने की वजह से एसिड अपने एसिडिक बिहेवियर को कैसे शो कर पाएगा? तो इसलिए जो पानी है वो ज़रूरी है उसके एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक है, 9th क्वेश्चन है। 5 सॉल्यूशंस हैं आपके पास ABCDE, और इन्हें यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट करना है। किया है, जब करते हैं टेस्ट तो क्या शो होता है? इनका pH 4, 1, 11, 7, 9 ये शो होता है। ठीक है, अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन है जो एसिडिक है। ये इन्होंने खुद ही पूछा है यहाँ पे कि कौन सा सॉल्यूशन है न्यूट्रल रहेगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन रहेगा, कौन सा एसिडिक, वीकली एल्केलाइन। ठीक है, तो उनको अरेंज भी करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब दे दी है तो इसमें बहुत ही आसान है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पूरी जो वीडियोस बनाई हैं इस चैप्टर की, उसमें ये डायग्राम अगर आप याद कर लेते हो तो आपको एसिड बेसिस का कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, ये वाला जो डायग्राम है आप इसे लिख के देखेंगे। यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे बीच में 7 और लास्ट में 14। इतना समझ आ गया? उसके बाद जो ये ब्लू पोर्शन है ये हमारी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन शो कर रहा है, और ये वाइट वाला पोर्शन है नीचे, ये आयन को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसने बोला है कि ये इन यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट करने के बाद 1, 4, 11, 7, 9 ये हमें मिला है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 0 के पास हाईली एसिडिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 14 हाईली बेसिक होता है। ठीक है, जो एसिडिक नेचर का होगा वो 7 से इस तरफ जाते जाते ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा 4 है और 1 है, 1 यहाँ होगा ऑब्वियसली और 4 यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से 4 क्या होगा? इसने पूछा क्या है पहले, जो न्यूट्रल है वो 7 पे न्यूट्रल होता है, तो एक सोल्यूशन है जिसका हमें 7 मिला था। स्ट्रॉन्गली एल्केलाइन कौन सा होगा? तो जो 14 की साइड ज़्यादा नंबर दिया हुआ है, 14 के पास वाला होगा वही ज़्यादा एसिडिक होगा। 14 के पास क्या आता है? 11 आता है, तो वो बेसिक होगा, एल्केलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? जो 0 के पास वाला होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यहाँ पे 1 है जो 0 के पास है, मतलब 0 के बाद पहले 1 ही आता है। अब वीक एसिड कौन सा होगा? वीक एसिड होगा जो 7 के पास आता है। वीक एसिड इसमें कौन सा दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। अगर 5 और 6 होता तो वही वीक एसिड होता। अब यहाँ पे 4 है तो हम 4 लिखेंगे। वीक एल्केलाइन कौन सा होता है? जो 14 के पास होगा वो वीक एल्केलाइन होगा। तो इसमें हमारे आंसर में 9 आया था। अब देखिए जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो अरेंज करना है पीएच उसी के अकॉर्डिंग। तो हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 1 की, उसके बाद किसकी होगी? 4 की, फिर 7 की, फिर 9 की और उसके बाद 11 की। ठीक है, 11 और 14 के पास तो बिल्कुल ही कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रह जाती है। इसको फिर से समझो, देखो हाइड्रोजन आयन जहाँ बढ़ती है वहाँ पीएच बढ़ जाता है। ठीक है, पीएच वैल्यू 7 होती है वहाँ पर न्यूट्रल होता है, और जहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते हैं, OH आयन बढ़ते हैं ये वाले, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बेसिक नेचर या एल्केलिनिटी बढ़ जाती है, एल्केलाइन नेचर हो जाता है। 14 के पास जाते जाते वो प्योर एल्केलाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और ये आपको मार्क्स दिलवा सकता है। आप इसको रट्टा नहीं मारेंगे, समझेंगे तो समझने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसने पूछा है इक्वल लेंथ है मैग्नीशियम रिबन की, उसे टेस्ट ट्यूब ए में और बी में लिया गया है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl उसमें ऐड कर दिया ट्यूब ए में, जबकि एसिटिक एसिड दूसरी ट्यूब में ऐड कर दिया गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बी में। तो कौन सा टेस्ट है जो फिजिंग उसमें शो होगी, जो आवाज़ निकलती है ना, जैसे हम कुकर की सीटी बजती है वो फिजिंग कह सकते हैं उसको, जो भी आवाज़ निकलती है सॉल्यूशन से किसी बर्तन से तो उसे फिजिंग बोल सकते हैं, ठीक है। विग्रस कौन सी होगी और क्यों होगी? देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रोंगर एसिड है, जबकि एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है कंपैरिजन में। इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट करेगा तो विग्रस होगा ये, ठीक है। इसीलिए जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब ऐड करते हैं, मैग्नीशियम रिबन फिजिंग होती है वहाँ पे, तब विगरस होता है टेस्ट ट्यूब बी के कंपैरिजन में। जब हम बी में एसिटिक एसिड डालते हैं तब उसमें कम होता है, लेकिन ए वाला ज़्यादा विगरस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन गैस निकालता है जो बहुत विगरस होती है, ठीक है, और एसिडिक एसिड कम निकालता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रेश मिल्क जिसका pH 6 होता है, ठीक है, ये भी पता चल गया आपको। फ्रेश मिल्क का pH कितना होता है? 6। बारिश के पानी का pH कितना होता है? 5.6 से नीचे होता है। एसिडिक जो नेचर होता है ना, बारिश एसिडिक रेन होती है, जो एसिड रेन उसका pH 5.6 से होगा, वो खतरनाक हो जाता है। हमारे माउथ का pH 5.5 होता है, ठीक है। इसी तरह से फ्रेश मिल्क का भी आपको पता चल गया। फ्रेश मिल्क हैज़ pH of 6. How do you think the pH will change as it turn into curd? Explain your answer. जैसे ये pH चेंज होता है, इसका मतलब है कि वो कर्ड में कन्वर्ट हो गया है, या फिर आप कहो कि कन्वर्ट होता है जब मिल्क कर्ड में, तो उसका नेचर कैसे बदल जाता है, ज़्यादा एसिडिक कैसे हो जाता है। देखिए जब मिल्क है वो कर्ड में चेंज होता है तो उसका pH डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी वहाँ पे वो pH डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ज़ीरो की तरफ जाने लगेगा। लेकिन ये बिल्कुल ज़ीरो की तरफ नहीं जाता, थोड़ा सा चेंज होता है, अदरवाइज तो कोई भी दही को खाएगा ही नहीं। सो कर्ड इज़ मोर एसिडिक देन मिल्क, इसलिए कर्ड ज़्यादा एसिडिक होता है मिल्क के कंपैरिजन में, बिकॉज एसिड कंटेन लैक्टिक एसिड, जो कर्ड होता है उसके पास लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक है। मोर एसिडिक इज अ सब्सटेंस लेसर इज इट्स pH वैल्यू, अगर pH वैल्यू ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा और अगर कम है तो वो एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग फ्रेश मिल्क। मिल्कमैन क्या करता है? थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालता है ताज़ा दूध में। वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन? उसने pH को चेंज क्यों किया? 6 था, जो नॉर्मल मिल्क होता है उसका pH 6 होता है, उसने इसे अल्कलाइन में क्यों चेंज किया? पहले इसका आंसर देखते हैं। देखिए फ्रेश मिल्क होता है, एसिडिक होता है, ये सॉर इजीली हो जाता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर हम बेकिंग सोडा डाल देंगे उसमें तो ये अल्कलाइन नेचर का हो जाएगा, जल्दी से ये खट्टा नहीं होगा, और जो एल्कली होता है वो जल्दी से मिल्क को एसिडिक बनने से रोकता है, ठीक है। वो दूध जमेगा नहीं जल्दी से, और मिल्कमैन को क्या चाहिए? मिल्कमैन को तो चाहिए मिल्क मिल्क ही रहे ताकि सब लोगों के पास भेज सके, इसीलिए वो उसको स्लाइटली अल्कलाइन कर देता है, ज़्यादा नहीं करता, स्लाइटली करता है, कम। वाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड? ये ज़्यादा टाइम क्यों लेता है? देखिए जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो इसका pH डिक्रीज हो जाता है, ये ज़्यादा एसिडिक बन जाता है, पता है ना, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। तो जो एल्कली जो मिल्क होता है उसमें एल्कली जब ऐड करते हैं तो उसको जल्दी से एसिडिक में नहीं कन्वर्ट होने देता, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम लेता है कर्ड में बदलने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्चुअली क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी मिल जाता है तो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है,
ठीक है। अब क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करते ही वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे काम का ही नहीं रहेगा। कुछ टाइम के बाद ये सेट हो जाता है हार्ड मास में। ये जो जिप्सम है ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में डालना चाहिए। ठीक है, ये वाला ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछते हैं या जिप्सम पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों का। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, इसका एग्जाम्पल भी दो। देखिए, जब भी कोई रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में होती है तो उससे वाटर और सॉल्ट बनता है। ठीक है, कम से कम 10 बार रिवाइज कर चुके हैं इसको, अब नहीं आप भूलेंगे। उसको रिएक्शन करने के बाद एसिड, वाटर और सॉल्ट बनता है, जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और क्या होता है, जो ये एसिड बेस होता है, इसके लिए जो बेसिक इक्वेशन है आप ये याद रखेंगे, जिससे कि आप कभी भी इसी तरह के एसिड और बेस देखेंगे, साल्ट और वाटर किस तरह से बनाना है। देखिए HXMOH, ठीक है, ये क्या करता है, X और M मिक्स हो गया, इसने क्या बनाया MX। OH से क्या बना, वाटर बना H2O। ठीक है, ये OH और H जो है वो मिक्स होके वाटर बनाता है। तो आपको पता है ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया। ये बेसिक रिएक्शन आप याद कर लो, उसके बाद जो आपको एग्जाम में कभी दिखेगी तो आप आराम से पता कर सकते हो कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है। 15th क्वेश्चन है, गिव 2 इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा क्या होता है, क्लींजिंग के काम आता है। क्लोथ्स एज अ डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं, वॉश करते हैं कपड़ों को, रिमूव करते हैं जो परमानेंट हार्डनेस होती है। उसमें क्लोरीन एक्चुअली यूज़ होती है, लेकिन हम वॉशिंग सोडा को भी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा का क्या यूज़ बताया था मैंने, जो हमारी बेकरी होती है उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का भी काम बेकिंग सोडा से होता है। आग बुझाने वाली मशीन के पास बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, एक और तीसरा यूज़ मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो ज़रूर याद होगा, और अगर याद है बेकिंग सोडा का थर्ड यूज़ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े।